हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोने मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, अभी तक हम अपना फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज मोल कंसेप्ट, और उसमें से भी हम लेक्चर 1 भी कवर कर चुके हैं। ठीक, तो आज नंबर है हमारा लेक्चर 2 का मोल कंसेप्ट चैप्टर के लिए। सो व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, एक बार जल्दी से क्विकली रिकैप लेते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्लास में स्टडी किया था कि आखिर आपका एक मोल क्या होता है। ठीक, व्हाट इज अ मोल। उसके बाद ये मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर एटम के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है, या फिर अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके केस में आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे। एक ही फॉर्मूला था हमारा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका जो मास गिवन है अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। सो दिस इज बेसिकली एक आपका छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला, और उसके बेसिस पे आप इजीली अपने नंबर ऑफ मोल्स जो है कैलकुलेट कर पा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझेंगे, हमारे लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं और इसमें समझते हैं कि अगर आपके पास कुछ गैसेज आ जाएं तो यहाँ पर आप मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक, काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवा के दिखाऊंगी ताकि आपका कहीं भी छोटा मोटा डाउट कुछ भी ना रहे आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। देखिए बच्चों, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है। अगर हम किसी गैसेस की बात करते हैं, ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। देखो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी आइडियल गैस है, ठीक, कोई भी गैस हो सकता है, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास आइडियल गैस है और उसका अगर हमें कैलकुलेट करना है 1 मोल, तो वो जो 1 मोल है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा एक मोल ऑफ आइडियल गैस, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ये STP का मतलब क्या होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 273 केल्विन। ठीक, और जो प्रेशर होना चाहिए आपका वो होना चाहिए आपका 1 atm प्रेशर। अगर आपको ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस मिल जाए, आप समझ जाना कि दिस इज योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब STP पे। ठीक है, तो एक मोल ऑफ आइडियल गैस अगर STP पे है तो वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स को। ठीक, अब यहीं पर अगर प्रेशर हो सकता है आपको ATM में ना दिया हो, ठीक है, यहाँ पर दिया हो आपको mmHg में, तो 760 mmHg भी अगर दे रखा है, इसका मतलब ये भी आपका वही सेम बात कहता है। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स में आपको मेंशन हो सकता है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बात भी बता दी। चलिए बच्चों, अब देखो अभी तक जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका, वो क्या था बताइए। नंबर ऑफ मोल्स जो अभी तक हम सीख रहे थे कैलकुलेट करना, वो क्या था कि आपका जो भी गिवन मास होगा, है ना, गिवन मास अपॉन में यहाँ पर हम लेते थे ग्राम एटॉमिक मास या फिर हम लेते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मली अभी हम यही काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपका मास नहीं गिवन है, अब यहाँ पर आपका वॉल्यूम गिवन है। यहाँ गिवन है 22.4 लीटर्स है ना, तो वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब गिवन मास नहीं होगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन वॉल्यूम। ठीक है, हम गैसेस की बात करते हैं फॉर एनी आइडियल गैस। ठीक, इफ यू टॉक अबाउट एनी आइडियल गैस और अगर हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन वॉल्यूम, और अपॉन में अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर मोलर वॉल्यूम। जैसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे थे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे, अब यहाँ पर जो टर्म आएगा वो आएगा आपका मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन चुका है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में आपका मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो हमारा बराबर हो सकता है किसका, गिवन वॉल्यूम आपका जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, और अपॉन में मोलर वॉल्यूम क्या है, ये आपको ये दे रखा है 22.4 लीटर। मतलब यहाँ तो अब कहानी और भी सिंपल हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वैल्यू तो ऑलवेज गिवन है। ठीक, आपको पता है कि अगर कोई भी आपका आइडियल गैस है तो वो 1 मोल अगर STP पे है तो वो आपका ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। ठीक, तो ये वैल्यू हमेशा आपके यहाँ पर 22.4 लीटर जो है वो आनी ही आनी है। ठीक, तो आपने ये फॉर्मूला अपना इस्तेमाल करना है और इसके बेसिस पे इजीली आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हो सकता है कि यहाँ पर मैंने लिखा है 22.4 लीटर्स, हो सकता है यूनिट चेंज कर दिया जाए। ठीक, तो आप बताइए कि अगर 22.4 लीटर्स है, अगर मैं इसको डेसीमीटर क्यूब में लिखूं, ठीक, तो 1 लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 22.4 लीटर लिखा हो, ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, एक ही बात है।
ठीक, अगर यूनिट और चेंज हुई हो, मान लो यहाँ पर लिखा हो 22400 ml, ठीक, अगर ml में दे रखा हो तो हमारा ये भी गिवन हो सकता है। ठीक, अगर ये ml में ना देकर अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको 22.4 लीटर हो, डेसीमीटर क्यूब हो, ml में गिवन हो, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, ठीक, तो आप उसके बेसिस पर अपना कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक, यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको यूनिट लिखनी है। ठीक, ताकि ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ और यूनिट्स हो और जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में आपका कुछ और ही यूनिट दे रखा हो। ठीक है, तो ऑलवेज जो यूनिट है वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अभी एक छोटा सा हमने जो कंसेप्ट अभी सीखा है, ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला सीखा है इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो फटाफट मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स ऑफ CO2 एट STP। ठीक, क्या बोला है, आपसे पूछा क्या है, फाइंड वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स आपको दे रखा है, मोल्स कितने मोल्स है, 3 मोल्स है ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, तो अभी तक जो हमने फॉर्मूला सीखा है ना, हम उसी बेस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, कोई फालतू इधर दिमाग ही नहीं लगाना आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला वही हमारा, ठीक, बस गैसेस के लिए 22.4 लीटर आपको पता होता है। ठीक है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए आप मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हो। ठीक, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, ठीक है, या फिर वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम, और वो होता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, ओके जी, क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें गिवन है 3 मोल्स। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है कितने हैं, 3 हैं। ठीक, गिवन वॉल्यूम, क्या मेरे को वॉल्यूम दे रखा है, क्या वॉल्यूम ही तो आपसे पूछा है भाई, है ना, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो ये वॉल्यूम जो है ना यही मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, यहाँ पर है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो ये हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 22.4 इंटू 3 कर देंगे, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सो कैलकुलेट करिए आप फटाफट। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 7, और 3 2 जा 6, 67.2 लीटर्स जो है मेरा यहाँ पर वो वॉल्यूम कैलकुलेट हो चुका है। आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर है। बहुत इजीली मैंने आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करी है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे दे, कंसेप्ट वही है आपका। ठीक, वही वॉल्यूम आपका फॉर्मूला है। ठीक, तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, फटाफट आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 गैस, मतलब ओजोन गैस। ठीक है, प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस एट STP। देखो क्या क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपका क्वेश्चन है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक, क्या क्या गिवन है, प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब, मतलब आपको वॉल्यूम जो है ना वो दे रखा है। वही हमारा अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, ठीक, अपॉन में मोलर वॉल्यूम। ठीक, मोलर वॉल्यूम क्या था हमारा, डायरेक्ट लिखते हैं 22.4 लीटर्स था। ठीक है, ओके जी, अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे कैलकुलेट करने हैं, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स की क्या वैल्यू है, लेकिन हाँ गिवन वॉल्यूम मुझे पता है, वॉल्यूम है 5.6 डेसीमीटर क्यूब। अब मैंने कहा था कि भाई यूनिट को आप सेम लिख लिया करो, तो ये 22.4 लीटर है, अगर हम इसे डेसीमीटर क्यूब में लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब ही होता है। ठीक है, तो मतलब यूनिट्स तो हमारी यहाँ पर बराबर हो गई। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स ही हमें कैलकुलेट करना था, फटाफट इसको कैलकुलेट कर लिए। 5.6 डिवाइड बाई 22.4, जो भी आपका आंसर आता है आपका यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुका है, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.25 मोल्स। ठीक है, 0.25 मोल्स ऑफ O3 गैस। ठीक, ओजोन गैस का हमने मोल निकाल लिया, 0.25 मोल हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड नंबर ऑफ H एटम्स। पहले तो ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़ा करो। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है इस पे आप कंसंट्रेट किया करिए, अदरवाइज जल्दबाजी में आप क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है फाइंड नंबर ऑफ H एटम्स, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ H एटम्स पता करने हैं। ठीक, मोल्स नहीं पता करना है। ठीक, प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस। ठीक, आपके पास H2 गैस है। ठीक है, ये H2 गैस है, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, कौन से H एटम्स, ना कि H2। ठीक, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है आपका।
ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें तो भाई एक ही फॉर्मूला आता है तो हम उसके बेसिस पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या पता है हमें फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम मुझे कितना दे रखा है H2 गैस के लिए, देखो ये हम H2 गैस की बात कर रहे हैं, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट H2 गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है मेरे पास 11.2 लीटर है। ठीक, अपॉन में हम जो मोलर वॉल्यूम लिखते हैं वो लिखते हैं हम 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 11.2 इंटू 2 करते हो आपका 22.4 ही आता है। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स मेरे आ चुके हैं कितने, 1/2, मतलब कि 0.5 मोल्स ऑफ H2 गैस आया है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। ठीक है, हम यहाँ पर किसके मोल्स की बात कर रहे थे, हम H2 गैस के मोल्स की बात कर रहे थे। तो हमें यहाँ पर मिला है 0.5 मोल्स ऑफ H2 गैस। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल में, इस H2 में H कितने एटम्स हैं बोलो, अरे H2 में 2 H है ना, 2 H एटम्स है मेरे पास। ठीक, और हमें यहाँ पर पता करना था कि नंबर ऑफ H एटम्स, कि H एटम्स जो है वो हमारे कितने होंगे। ठीक है, तो अगर H2 में 0.5 मोल्स है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे 2 H एटम्स होते हैं, इसका मतलब ये मोल कितना हो जाएगा बोलो। तो क्या ये 0.5 मोल्स ऑफ H2 गैस 1 मोल ऑफ H एटम के बराबर नहीं हुआ, है ना। जब एक H2 गैस जो है आपके पास, उसका कितना मोल है 0.5 मोल्स, और आपका H2 गैस में 2 H एटम्स होते हैं। तो अगर हम एक H एटम्स के मोल की बात करें, ठीक है, 1 H एटम्स के मोल्स की बात करें, सो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ H एटम, आपको ये बात समझ में आ गई ना, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, H2 गैस है, एक H2 मॉलिक्यूल है, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 मोल्स है। ठीक है, एक H2 मॉलिक्यूल में 2 H एटम्स होते हैं, तो एक H एटम का मोल कितना होगा, 0.5 इंटू 2 कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा हमारा 1 मोल ऑफ H एटम। अब क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, मोल थोड़ी पूछा था, आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ H एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये H एटम्स के नंबर कितने हैं, हमें ये बात पता है कि 1 मोल इक्वल टू होता है किसके बराबर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H एटम्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल बराबर है इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक, नंबर ऑफ H एटम्स पूछे थे, तो H एटम्स कितने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H एटम्स हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हो ना, तो आप इजिली अपने क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला वही सेम है आपका, कोई फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक, आपको वॉल्यूम पता करना है सबसे पहली बात। ठीक है, वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट। यहां पर देखा रखा है आपको कि ऑक्सीजन गैस जो है ना, उसका जो आपका वेट है, मास है, वो आपका 8 ग्राम्स है। ठीक है, तो ग्राम में दिया है, ये लीटर में नहीं दिया अभी आपको। ठीक है, तो हम अपना नंबर ऑफ मोल्स वाला वही फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपका, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखोगे आप। नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है क्या, अभी तो नहीं पता। गिवन मास कितना है मेरा 8 ग्राम्स है, 8 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर आपके पास O2 है, मतलब 16 16 32। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 32 ग्राम्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 मोल्स ऑफ O2 गैस। ठीक, ये मेरा यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट हुआ है। अब पूछा क्या था आपको, वॉल्यूम पूछा है ना, आपको तो मोल्स नहीं पूछा। ठीक है, तो हम मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.25 मोल्स आया है। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है भाई, वॉल्यूम के लिए हमने यही वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, तो यही वाला फॉर्मूला अब हम अप्लाई करने वाले हैं। मतलब अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना। एक बार मैं कैमरा नीचे कर देती हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं। यस, तो अब यहाँ पर हम फिर से अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्वल टू हमारा जो गिवन वॉल्यूम है। क्या वॉल्यूम आपको दे रखा है कोई, वॉल्यूम तो मुझे कोई नहीं दे रखा, वॉल्यूम तो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो वॉल्यूम तो मुझे नहीं पता है, मुझे कैलकुलेट करना है। डिवाइड बाय क्या होता है हमारा मोलर वॉल्यूम, जो कि आपको वैल्यू पता है 22.4 लीटर्स होती है। ठीक है, क्या हमें वॉल्यूम पता है, नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, यस, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया। भाई मोल्स थोड़ी बदलते हैं आपके। ठीक है, तो मोल्स तो मेरे उतने ही रहे, तो मोल्स मेरे कितने हैं 0.25। तो इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊँ और यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देती हूँ, 0.25 मोल्स है। ठीक, ये फॉर्मूला आपके सामने है।
और वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 0.25 इंटू 22.4 लीटर्स। ठीक, जहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपका 5.6 लीटर इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी टाइप का हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी है, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 128 ग्राम ऑफ SO2 गैस। ठीक, अगर हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम करना है। ठीक, बट यहाँ दे रखा है 128 ग्राम्स में दे रखा है। ठीक है, तो वही हम काम करते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा हमारा गिवन मास, मास कितना गिवन है मुझे, मास गिवन है 128 ग्राम्स। ठीक है, अपॉन में ग्राम मोलिकुलर मास, तो SO2 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा बोलो, सल्फर का हमारा कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, यहाँ पर 2 है तो 16 16 32 हो गया। ठीक है, मतलब 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 64। ठीक, तो SO2 का जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो 64 ग्राम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं, आपको वॉल्यूम निकालना था। ठीक, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई कि नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है कि 2 मोल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है अब कि 2 मोल्स हैं। ठीक, गिवन वॉल्यूम मुझे नहीं पता है, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अपॉन में 22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, मोल्स मुझे पता था कितना, 2 मोल्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम 2 लिख देंगे। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करिए, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 22.4 इंटू 2, तो वॉल्यूम का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44.8 लीटर्स इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अभी तक यहाँ पर क्लियर होंगे, किसी में भी कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X weighs 6.643 into 10 to minus 23 grams। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इट्स 20 kg इज। पहले तो आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ रहा है और क्या आपको गिवन है। ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका क्या एलिमेंट है ये आपको बताया ही नहीं गया है। ठीक है, तो आपको सिंपली बोल दिया है X, इसका मतलब आप ग्राम एटॉमिक मास मोलिकुलर मास जो है वो नहीं निकाल पा रहे हो, आपको मॉलिक्यूल ही नहीं पता ना, आपको आपका एलिमेंट ही नहीं पता है। ठीक, तो आप वो तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बट आपको दे रखा है कि जो भी एलिमेंट है X, अभी हमें नहीं पता कि भाई कौन सा एलिमेंट है। ठीक, उसका जो एक एटम का जो मास है, ठीक 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट का एक एटम का मास आपको गिवन है। ठीक है, 1 एटम का आपको दे रखा है। ये पूछा क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट 20 kg है तो। ठीक है, एक एटम का मास गिवन है आपको और आपको दे रखा है कि भाई उस एलिमेंट का मास है कितना, गिवन मास कितना है 20 kg। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, वही फॉर्मूला लगाना है भाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, अपॉन में हम क्या करते हैं, हम मोलिकुलर मास या फिर हमारा जो एटॉमिक मास होता है ग्राम एटॉमिक मास वो निकालते हैं। ठीक, अभी के लिए बताओ नंबर ऑफ मोल्स तो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ठीक हमें नहीं पता है गिवन मास, गिवन मास आपका क्या है बोलो, गिवन मास क्या है, गिवन मास है आपका 20 kg, कि 20 kg में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, तो 20 kg है आपका, इसका मतलब 20, और अगर मैं इसको ग्राम्स में लिखूं तो इंटू 10⁻³ ग्राम्स आ जाएगा क्या। ठीक है, ग्राम में ही करते हैं बिकॉज आपका ये भी ग्राम में ही दे रखा है। ओके, अब डिवाइड बाय मुझे क्या करना है बताओ। अब यहाँ पर लेते हैं कि आपका जो एलिमेंट है ना उस एलिमेंट का कितना मास होगा प्रॉपर। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास जो आप ले रहे थे। ठीक, अब मुझे यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं पता, बट ये दे रखा है कि भाई एक एटम का जो मास है वो हमारा इतना है। ठीक है, तो 1 एटम का जो है वो मेरे पास मास कितना है 6.643 इंटू 10⁻³ और क्या आपको दे रखा है कि यहाँ पर कितने एटम्स होंगे, आपको तो नहीं गिवन है। ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से। ठीक है, Na मतलब आपका एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एक एटम का मास दे रखा था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है एवोगैड्रो नंबर से। अगर आपने जल्दबाजी में ये Na नहीं लिखा आपका आंसर आएगा गलत। ठीक है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक, यहाँ पर हमारा जो वेट है एक एटम का इंटू हमने यहाँ पर Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, 20 इंटू 10⁻³ ग्राम्स में है। ठीक है, ये भी हमारा ग्राम में है तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, हमारा बढ़िया आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.643 इंटू 10⁻23। ठीक, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23।
ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 500। तो नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने कैलकुलेट करे हैं दैट इज इक्वल टू 500। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेट करके देख सकते हो, आंसर आपका 500 ही आने वाला है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर गलती से माइनस लिख दिया है, प्लीज यहाँ पर इसको करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। माइनस कैसे हो सकता है, हम केजी से ग्राम्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10 की पावर 3 आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखा करो क्वेश्चन पूछा क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करने हैं लेकिन ऑक्सीजन एटम के। ठीक है, इन 126 AMU ऑफ HNO3, मतलब ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है, इस नाइट्रिक एसिड का आपको दे रखा है क्या कि 126 AMU, इसका ये वेट आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें से पूछा है कि एक ऑक्सीजन एटम का मोल्स कितना होगा। ठीक, तो पहले तो हम चलो कोशिश करते हैं कि हम HNO3 का ही हम मोल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स रहेगा हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास मेरा कितना है 126 AMU है। ठीक है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ, H के लिए होता है हमारा 1, नाइट्रोजन के लिए होता है 14, ऑक्सीजन के लिए होता है हमारा 16 इंटू 3। ठीक, इसको कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा हमारा बताओ, 14 और ये हो जाएगा 15 और 16 इंटू 3 कितना हो जाता है 48। ठीक, इसको कैलकुलेट किया हमने, T आ जाएगा हमारा 63 AMU। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का जो हमारा मोलिकुलर मास आ रहा है वो आ रहा है 63 AMU। ठीक, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया भाई कि 63 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो हमारा 126 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ जो हमारे मोल्स आ रहे हैं वो आ रहा है 2 मोल्स। ठीक, तो अभी हमने क्या पता लगाया कि जो HNO3 है उसके हमारे पास 2 मोल्स हैं। ठीक है, अब अगर 2 मोल्स हैं HNO3 के, इस HNO3 में हमारे पास क्या क्या है, एक H है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन एटम्स है। ध्यान से देखना आप इस बात को कि 2 मोल्स ऑफ HNO3। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HNO3 हमें मिला है। ठीक, अभी हमें साफ साफ पता है कि भाई 126 AMU ऑफ जो आपका नाइट्रिक एसिड है उसमें जो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड है उसमें ऑक्सीजन एटम, देखो ऑक्सीजन एटम की बात की गई है ना, तो ऑक्सीजन एटम 2 मोल्स में कितने हैं, 2 मोल्स में तो 3 थे। ठीक है, 2 मोल्स में HNO3 में कितने हमारे ऑक्सीजन एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, 2 मोल्स में 3 ऑक्सीजन एटम्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 मोल लेकर चलें कि 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड अगर आपके पास है, ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन एटम बताओ कितने होंगे, जब 2 मोल में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 1 मोल में 6 नहीं होंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल में मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, तो आइए कैलकुलेट करते हैं, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करनी है हम। ठीक, क्या मुझे मोल्स पता है, अभी नहीं पता। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं हम, गिवन मास, कि मास जो हमें पता है, मास किसका होगा, ऑक्सीजन एटम का मास। तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर हैं कितने एटम्स, यहाँ पर मेरे पास 6 एटम है ना 1 मोल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 इंटू 16। ठीक है, तो मेरे पास 6 एटम्स हैं तो 6 इंटू मैंने 16 कर दिया, ये हमारा आ गया गिवन मास। अपॉन में लिखते हैं हम इसका जो मोलर मास होगा या ग्राम एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम है, ठीक, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16 तो हम लिखेंगे ही, और इनटू यहाँ पर हम लिख देंगे Na, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना वरना गलत आ जाएगा आंसर। चलिए, बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें पता करना था। तो ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16 है, और हैं कितने एटम्स, हमारे पास 6 एटम्स हैं, किसमें, 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड में। क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करी है कि 126 AMU अगर आपके पास HNO3 है तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा मोल आता है वो 2 मोल्स आता है। तो 2 मोल्स में मेरे पास 3 ऑक्सीजन थे, तो 1 मोल पे मेरे पास 6 ऑक्सीजन एटम्स होंगे, इसलिए मैंने ये 6 से मल्टीप्लाई किया, 16 कट गया, आंसर आया है मेरा 6/Na। ठीक है, क्या ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है, यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन पर।
चलिए बच्चों 7th क्वेश्चन देखें। तो यहाँ लिखा है कि 3.011 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। क्या लिखा है कि इतने एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेज 1.15 ग्राम्स, ठीक है। इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनका वेट 1.15 ग्राम है। तो आपको एटॉमिक मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है कितना होगा, ठीक है। एएमयू में आपको दे रखा है एटॉमिक मास, ठीक। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, देखो हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स वाला, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे चलो चेक करते हैं कैसे आएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। ओके जी, क्या हमें ये सब चीजें पता भी हैं? लेट्स सी, क्या हमें कहीं पर भी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है? नहीं दे रखा है। क्या मुझे मास दे रखा है? हाँ, मास दे रखा है कि भाई जो वेट है इतने एटम्स का वो 1.15 ग्राम है, ठीक। तो ये गिवन मास मुझे पता है कि 1.15 ग्राम है, ठीक। क्या मुझे ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है? मुझे तो यहाँ पर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? अरे भाई एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर इनटू हमारा एटॉमिक मास, ठीक। यही हमारा ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है ना। तो हमें एवोगैड्रो नंबर तो पता है 6.022 × 10⁻23 होता है, ठीक। क्या हमें एटॉमिक मास पता है? नहीं, मुझे एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, यही तो हमारा मोटिव था, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले में से हमें ये वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मुझे कैसे भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है। मुझे ये नंबर ऑफ मोल्स पहले ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकें? यस, देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 1 मोल होता है वो कितने एटम्स के बराबर होता है? वो होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मतलब 1 मोल इक्वल टू होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। 1 मोल इतने एटम्स के बराबर होता है। और क्वेश्चन में आपको मोल तो नहीं दिया, लेकिन आपको एटम्स जरूर दिया है कि कितने एटम्स हैं? 3.011 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। तो जब 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं और आपको गिवन है इतने एटम्स, तो मोल आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। कितने एटम्स दे रखे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.011 इंटू 10 की पावर 22, ठीक। सिंपल सी कहानी। अरे क्या किया हमने, 1 मोल में कितने एटम्स है मुझे पता है, ठीक है। 6.022 इंटू 23 एटम्स होते हैं। अब आपको दे रखा है कि भाई इतने एटम्स हैं, तो बताओ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? आप उल्टा कर दिया उसको सिंपली, ठीक। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करी कि भाई 1 मोल में इतने एटम्स, तो 1/6.022 ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई इतने एटम्स हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो मोल आएगा वो आएगा 1/20, ठीक। इसका मतलब मोल निकल चुका है हमारा 1/20। ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक। तो हमने इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करी यहाँ पर, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, 1/20 आया। अब सिंपली हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आया है हमारा 1/20, तो यहाँ पर हम 1/20 लिख देंगे और इसको कैलकुलेट करो और एटॉमिक मास निकालो। क्या आप क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी रह गई है? बिल्कुल आसान हो चुका है ये वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक। एटॉमिक मास कितना निकाल दोगे आप? ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए। एटॉमिक मास आपका इधर आ जाएगा, तो एटॉमिक मास इक्वल टू, ठीक, एटॉमिक मास इधर गया, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.15 ग्राम्स इंटू ये 20 डिवाइड बाय Na कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। और हमारा एटॉमिक मास इधर आ चुका है, यहाँ पर देखिए 23। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको कैलकुलेट करना है ना, वो एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। और ऑप्शंस में आपको हर जगह AMU गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर AMU में कैलकुलेट करना है। और आपको ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, ठीक। 1 AMU इतने ग्राम्स के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 एंड देन आपको फाइनली कैलकुलेट करना है, ठीक। एटॉमिक मास आपका AMU में निकल कर आ जाएगा 1.15 इंटू 20 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ठीक। इसको आप कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? तो ये कैलकुलेट करके आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हमारा आंसर जो है वो आ रहा है।
ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई किस तरीके से आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा के दिए जा सकते हैं। देखो, क्या मैंने कहीं कोई फॉर्मूला बदल दिया क्या? नहीं ना, फॉर्मूला तो हमारा वही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भाई हम कब Na से मल्टीप्लाई करते हैं, कब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपना एलिमेंट पता नहीं होता है। ठीक है, तब हमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो मैंने कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स करवा दिए आपको। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर होंगे किस तरीके से आपको ये मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक, कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आए आप वही अपने तरीके से जाओ कि भाई हम पहले मोल्स ही कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप खुद ही समझ आने लगेगा कि अच्छा अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हमारा ये जो मोल्स कैलकुलेशन वाला पार्ट था ये यहाँ पर खत्म होता है। एक नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जहां पर नॉर्मली कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए। ठीक, तो बहुत ही इजी है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना। ठीक, आइए फटाफट सीखते हैं इसको। चलिए बच्चों, तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का। देखो, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ही फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अगर हमें किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड किसके बराबर होगा? उस एलिमेंट का मास कितना है 1 मोल ऑफ कंपाउंड में, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास क्या है, उस पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्या है, और परसेंटेज में निकालना है, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। क्वेश्चन की आगे समझाती हूँ और इजिली आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये रहा, आपके पास जो कंपाउंड है वो दे रखा है आपका मीथेन CH4। ठीक है, पूछा है आपसे कि मास परसेंटेज एक कार्बन एलिमेंट का कितना होगा और मास परसेंटेज इस हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना होने वाला है। ठीक है, तो मास परसेंटेज कार्बन का निकालना है और हाइड्रोजन का हमें सेपरेटली निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास कितना है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक, तो क्या आपको कार्बन का मास पता है? क्या कार्बन का होता है हमारा कितना? कार्बन का होता है हमारा 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है हमारा 1। इतना तो हमें पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले इसका मोलर मास निकाल लेंगे इस पूरे कंपाउंड का। तो मोलर मास ऑफ CH4 बताओ कितना आ जाएगा? कार्बन का कितना है? 12। ठीक, और एक ही कार्बन है मेरे पास। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और कितने हैं हाइड्रोजन? हमारे पास 4 हैं। तो 12 + 4 कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 12 + 4 आ जाएगा हमारा 16 ग्राम्स जो है वो हमारा मोलर मास आया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन मुझे कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज कार्बन की कैलकुलेट करने के लिए हमें कार्बन का मास चाहिए पहले तो। ठीक है, जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसका हमें मास पहले चाहिए होगा। ठीक, तो क्या मुझे कार्बन का मास पता है? क्या यस 12 होता है, पता है अभी हमें जस्ट, और डिवाइड बाय हमें करना है मोलर मास से। इस पूरे CH4 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो कितना है? 16 है। इनटू हम 100 कर देंगे, तो इससे हमने पता लगा लिया कि हमारा मास परसेंटेज कार्बन का कितना आ जाएगा? 75% हमारा यहाँ पर है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरीके से हम मास परसेंटेज हाइड्रोजन का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मास परसेंट ऑफ H। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए कि हमारा जो H एटम है ना उसका मास कितना होगा। ठीक, तो H का तो मेरे पास 1 ही होता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में मेरे पास 4 H हैं। ठीक, तो 1 × 4। ठीक, डिवाइड बाय टोटल मोलर मास हमारा कितना है? 16 है, इंटू 100 कर देंगे हम, तो 4/16 × 100 हमारा यहाँ पर जो आंसर आया वो आ जाएगा 25% मेरा जो है वो H है। ठीक, तो इस पूरे कंपाउंड में मीथेन में मास परसेंटेज कार्बन का 75% है और हाइड्रोजन का 25% है। सिमिलरली हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। Na2SO4 आपके पास कंपाउंड है, आपसे पूछा है कि मास परसेंटेज सोडियम का कितना होगा, सल्फर का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा। ठीक, क्या हमें सोडियम का मास पता होता है क्या? तो सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। इतना हमें ये बात पता है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास ऑफ Na2SO4 कैलकुलेट करना है। ठीक, सोडियम का कितना होता है? 23, और यहाँ पर हैं कितने सोडियम? 2 हैं, तो इंटू 2 कर दिया। प्लस सल्फर का कितना है? 32 है और एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन का कितना है? 16, और ऑक्सीजन है कितने आपके? 4 हैं। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो Na2SO4 का जो मोलर मास आएगा, इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा आपका 142 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम।
तो सोडियम का कितना है बोलो, 23 होता है, और इंटू 2 हम कर रहे हैं, तो 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे, ये आ जाएगा 46। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम 46 डिवाइड बाय मोलर मास मेरा 142 है, इंटू हम 100 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा बोलो, सल्फर का होता है हमारा 32, तो 32 डिवाइड बाय हमारा 142 इंटू 100 कर देंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीजन का होता है 16, बट 16 4 है मेरे पास। ठीक है, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा आपका 64 आ जाएगा, डिवाइड बाय 142 इंटू 100 कर दोगे आप, और इसको कैलकुलेट करके हम अपना मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, सोडियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। ठीक है, इसको आप आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा और आप अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो निकाल चुके हो। ठीक, तो इतना सिंपल सा ये टॉपिक था हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम अपने क्लास के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो है हमारा कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। ठीक, और इसको हम फिर देखेंगे कि भाई किस तरीके से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो डिटरमाइन कर पाते हो। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैं फटाफट एक बार इरेज करती हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, एक बहुत नॉर्मल से एग्जाम्पल से बताती हूँ। ग्लूकोज पता होगा ना आपको, है ना, ग्लूकोन डी पीते ही हो आप। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ठीक, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो हमारा होता है C6H12O6। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है कि भाई कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन हमारे 12 होते हैं, ऑक्सीजन हमारे 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि हमारे पास देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो की अगर बात करते हैं, ये है 6, ये है 12, ये है 6, तो 6 2 जा 12 होता है। ठीक, तो 6 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पर एक सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं। ठीक, तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ यहाँ पर क्या बन गया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा बन चुका है CH2O। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द simplest whole number ratio of atoms present in compound। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक, यहाँ पर होल नंबर ही होने चाहिए, 1 2 3 4 ही हो, फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो आएगा, ठीक, उनके एटम्स का, अलग अलग जो एटम्स है मेरे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक, इन तीनों एटम्स का हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो लिया है होल नंबर में। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया कि आप वहां पर रेशियो नहीं बता रहे हो, आप वहां पर एग्जैक्ट बता रहे हो कि आपके पास कार्बन है तो कितना है, हाइड्रोजन है तो कितना है। ठीक, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट बताते हैं, यहाँ पर हम उसका रेशियो बताते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन आपका यही आता है कि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करना है कि क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर होगा प्रेजेंट। ठीक है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन के आकर समझते हैं कि भाई किस तरीके से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, हमें यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। ठीक, हमें पता लगाना है भाई कि कितने आपके पास कौन कौन से एटम्स होंगे और किस रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो आपके पास एक आयरन का ऑक्साइड है। ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है कि आयरन का जो मास है वो 69.9% है। ठीक है, और जो डाई ऑक्सीजन है मतलब O2 है वो है 30.1% बाय मास। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि एक आयरन का ऑक्साइड है जिसमें जो आयरन है वो 69.9% प्रेजेंट है, जो हमारा डाई ऑक्सीजन है वो 30.1% प्रेजेंट है बाय मास। ठीक, आपको पता करना है कि उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होने वाला है। ठीक, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक, आपको ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम ईजी। ठीक, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो ध्यान रखना। ठीक, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, कन्वर्ट मास परसेंटेज टू ग्राम्स।
जो भी आपको ये मास परसेंटेज दे रखा है ना कि मास परसेंटेज, उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई जो टोटल हमारा जो कंपाउंड है ना, जो भी हमारा कंपाउंड बन रहा होगा, ठीक, वो हमारा 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड है। ठीक, तो हमने उसका मास मान लिया। हमने यहाँ पर क्या माना, देखो हमने माना कि लेट जो आपका कंपाउंड है वो हमारा 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, 100 ग्राम है कंपाउंड। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि आयरन 69.9% है। मैंने क्या कहा कि मास परसेंटेज को हम ग्राम्स में लिखेंगे अब। ठीक है, मास परसेंटेज को हम ग्राम्स में लिखेंगे। तो अगर ये 69.9% है, ठीक, और हम कह रहे हैं कि भाई 100 ग्राम्स में आयरन अब मास लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 69.9 ग्राम्स में लिख दोगे आप सिंपल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर डाइऑक्सीजन की बात करें तो इसका जो आपका मास आएगा वो क्या जाएगा, 30.1 ग्राम। ठीक है, तो पहला स्टेप एकदम सिंपल हमने काम किया है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सिंपल जो भी मास परसेंटेज था उसको मैंने ग्राम्स में लिख दिया। देखो ये मास परसेंटेज भी ऐसे ही दिया होगा ना कि भाई टोटल मास परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है। उस पूरे 100% में से 69.9% आयरन है, 30.1% डाइऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम उसी को सिर्फ यहाँ पर ग्राम्स में लिख रहे हैं कि हमने 100% की जगह 100 ग्राम ले लिया। ठीक, 69.9% की जगह 69.9 ग्राम्स ले लिया। ठीक है, 30.1% की जगह 30.1 ग्राम्स ले लिया। ठीक, तो हमने मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर मेरे पास आयरन है, तो इन दोनों ही एलिमेंट्स के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ अभी मैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक, क्या मुझे गिवन मास पता है, जो मास गिवन है वो मुझे दे रखा है 30.1। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक, इसको कैलकुलेट किया हमने। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम, गिवन मास कितना है मेरे पास 69.9 ग्राम्स है। ठीक है, मोलर मास कितना होता है आयरन का, बोलो 55.8 होता है। ठीक, इनको हमने कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल कर आता है 1.88 और ये आता है हमारा 1.25। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आयरन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी। ठीक है, अब क्या लिखा है, डिवाइड मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, मोल वैल्यू को हमें सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, देखो जब हमने ऑक्सीजन की बात करी थी तो ऑक्सीजन का हमारा मोल वैल्यू क्या आया था, 1.88 आया था। ठीक है, आयरन की जब हमने बात करी है तो मोल वैल्यू कितना आया, 1.25 आया है। अब हम क्या कह रहे हैं कि डिवाइड करना है हमें मोल वैल्यू को स्मॉलेस्ट नंबर से। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट मेरा ये है ना। ठीक, दिस वन इज स्मॉलेस्ट, तो अगर ये स्मॉलेस्ट है तो हम इसी से डिवाइड करेंगे अब इन दोनों को। तो 1.88 को डिवाइड किया 1.25 से, 1.25 को भी मैंने डिवाइड किया 1.25 से ही। इसको कैलकुलेट करके हमें एक रेशियो लेकर आना है। ठीक है, तो ये 1.25 तो कट गया, मतलब ये आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5। ठीक, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5। तो ये जो रेशियो है वो मेरा 1.5 आ रहा है, ये मेरा 1 आ रहा है। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो मैंने आपसे साफ साफ कहा कि फ्रैक्शन में या डेसिमल में रेशियो नहीं लिखते हैं, हम होल नंबर में रेशियो लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे इसको एक होल नंबर बनाना है। तो कैसे हम होल नंबर बना सकते हैं, ठीक, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो 2 इंटू 1.5 कितना होता है, बोलो 3 होता है। ठीक है, और 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। तो क्या ये होल नंबर मिल गया मुझे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिला, आयरन के केस में यहाँ पर मुझे 2 मिला है, ऑक्सीजन के केस में मुझे यहाँ पर 3 मिला है। ठीक है, तो हमने अपना थर्ड वाला काम कर लिया। थर्ड स्टेप था डिवाइड मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर से मैंने डिवाइड किया। ठीक, और डिवाइड करके मैंने एक रेशियो निकाल लिया एक होल नंबर में। फिर फोर्थ हमारा क्या है कि राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें डायरेक्टली अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का हमारा सिंबल है विद रिस्पेक्टिव नंबर। ठीक है, तो सिंबल क्या है मेरा, आयरन। ठीक है, इस वाले के केस में यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, क्या आया है, आयरन, सिंबल लिखा मैंने। आयरन के केस में हमारा ये कितना आया वैल्यू, Fe2। ठीक, फिर क्या है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में क्या आया 3, Fe2O3। ये है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, कि भाई आयरन 2 ऑक्सीजन 3 होंगे। ठीक, इसी रेशियो में ये प्रेजेंट होगा। ठीक, तो हमने फाइनली अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है।
ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है आप उसको ग्राम्स में लिख दोगे एज इट इज, ठीक है। सेकेंड होगा कि आपके जो भी ये एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स के आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपको ऑलरेडी दे रखा है, मोलर मास आपको पता होना चाहिए भाई कि आयरन के लिए आपका होता है 55.8, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो हमने इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया। फिर उन नंबर ऑफ मोल्स में से आपको एक स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। जो भी स्मॉलेस्ट होगा हम मोल वैल्यू को उसी से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके हमें एक रेशियो लेकर आना है। वो रेशियो आपका होल नंबर में होना चाहिए। अगर वो डेसिमल में आता है तो आप उसको ऐसे किसी मल्टीप्लाई मतलब ऐसे किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो एक होल नंबर बन जाए। होल नंबर बनने के बाद सिंपली आपका अगर आयरन है, आपका जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल लिखिए और उसका ये नंबर लिखेंगे आप सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। उसका सिंबल लिखेंगे, ये लिखेंगे 3, तो Fe2O3 मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन चुका है। अब कभी कभार एग्जाम में एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ठीक है, बट उसके बाद आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है ना, ठीक। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेम भी हो या पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए सेम भी हो, ठीक, लेकिन हो सकता है कभी कभार डिफरेंट भी हो। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया था कि हमारा जो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो था हमारा CH2O। कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो बराबर है, हाइड्रोजन हमारा, ठीक है, 1:2 है, ठीक। तो उसी तरीके से हमने देखा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट बताता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको रेशियो बताता है, ठीक। तो यहाँ पर तो हमने अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला एक रेशियो निकाल लिया, लेकिन कभी आपसे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ ले, ठीक, तो आपको वो एक और चीज यहाँ पर गिवन देंगे। अगर आपसे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो आपको वो मोलर मास ऑफ कंपाउंड भी गिवन देते हैं, ठीक। आपका जो भी कंपाउंड है उसका मोलर मास आपको गिवन होगा, ठीक। अगर आपको मोलर मास गिवन है तो किस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, ध्यान देखना, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं x, ये x क्या है अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। x इक्वल टू जो भी हमारा यहाँ पर मोलर मास है कंपाउंड का, ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक, ये मोलर मास आपको गिवन होगा, ठीक है, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि आपने जस्ट अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला है ना, तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। मोलर मास गिवन होगा, जो भी है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ लिख देती हूँ गिवन है, ठीक, जो भी गिवन होगा वैल्यू आपको वो पता होगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ कि Fe2O3 है, तो आयरन का कितना होता है, आयरन का होता है 55.8, ठीक है, तो 55.8, ठीक। आयरन है कितने, 2 है, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस O3 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 है, कितने 3, तो ये मैंने निकाल लिया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो सिंपली हमने यहाँ से आपके x की वैल्यू निकाल ली कि x कितना होगा, ये गिवन होगा, ये आपने कैलकुलेट किया, यहाँ से आपको अपना x पता लग जाएगा, ठीक है। ये जो भी x की वैल्यू आएगी ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, जो भी आपकी ये x की वैल्यू आई, ठीक, आपका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास था Fe2O3, ठीक है, इसको हम इंटू x कर देंगे सिंपल, कि मान लो ये x आपका आता है 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Fe4O6, ठीक है। ये जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, ठीक। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला तक ही पूछेगा, ठीक, यहीं तक पूछेगा। बाई चांस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछता है तो अब आपको ये बात पता है कैसे कैलकुलेट करना है, मोलर मास गिवन होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो गिवन मोलर मास है उसको डिवाइड करना है हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, और हमें एक x की वैल्यू पता चल जाएगी। जो भी वो x की वैल्यू आई उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका मॉलिक्यूलर मास भी आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, इजीली अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस पूरे मोल कॉन्सेप्ट में हमारा बेसिकली लास्ट के 2 टॉपिक्स बचते हैं, एक है आपका स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, और एक है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि मोल कंसेप्ट में ये जो 2 हमारे टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं वो हाईली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चंस वहाँ से ज़रूर ही आते हैं, ठीक, क्योंकि उनके एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो एक और लास्ट क्लास हमारी बची हुई है मोल कंसेप्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा बचा हुआ पार्ट, दैट इज स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, और इसी के साथ हमारा मोल कंसेप्ट चैप्टर हो जाएगा खत्म।
ठीक है। तो आपके आज सेकंड लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर आपको जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें मोल कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक, मैंने कोशिश किया कि आपको क्वेश्चंस भी करवाऊँ। अगर मैं आपको सिंपली फॉर्मूला रटवा दूं कि भाई ये फॉर्मूला है आपका मोल्स कैलकुलेट करने का, है ना, और क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, तो आई मतलब थिंक कि आप क्वेश्चंस में आपको जरूर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ट्राई किया कि मैं आपको क्वेश्चंस भी क्लास में करवाऊं। ठीक, ताकि सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं बट उस फॉर्मूला को आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक, क्या क्या लॉजिकली आपको सोचना होता है और किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, और आप अपना आंसर आपको वहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आई होप अब तक की क्लास में आपको ये छोटी मोटी बातें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस लेक्चर को मैं कल ही अपलोड कर दूंगी ताकि आपका कॉन्टिन्यूटी में मोल कॉन्सेप्ट जो है वो फिनिश हो जाए एक बार में। ठीक है बच्चों, अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा गैप हो गया, आई वाज बिजी समवेयर। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमने गैप ले लिया, बट अब हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन कर पाएं। और अपने जो भी टॉपिक्स हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स आपको ऑर्गेनिक के कराए, अब मैंने फिजिकल शुरू की है। ठीक, तो कुछ टॉपिक्स हम फिजिकल के भी कवर करेंगे, देन आई विल स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक ऑल्सो। ठीक है, ताकि आपका जो तीनों पार्ट है वो सेक्शन है वो साथ साथ चलता रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, एंड आपके कोई भी सजेशंस हो, डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स फ्रीली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।